नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल की। लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा होंगे। मायावती ने भी आज अपना चुनावी एजेंडा बता दिया। ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में जुटी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने दावा किया कि इस बार 2007 की तरह उन्हें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो दूसरी तरफ AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश के दौरे को आरंभ किया। तो एक तरफ मायावती का दावा तो दूसरी तरफ ओवैसी का दाव। ओवैसी ने भी बता दिया कि मुसलमानों के लिए उनसे बेहतर कोई दूसरा हितैषी नहीं है। एक तरफ मायावती का ब्राह्मण कार्ड तो दूसरी ओर ओवैसी का मुस्लिम दाव। यूपी में अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटे ओवैसी ने लखनऊ पहुंचते ही चिर परिचित अंदाज दिखाया। बगैर लाग लपेटे के बता दिया कि उनसे बड़ा कोई मुस्लिम हितैषी नहीं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। चुनाव के करीब आते ही ओवैसी ने यूपी में मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कवायद तेज कर दी है। इसी साल जनवरी में आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे थे ओवैसी, फिर जुलाई में बहराइच का दौरा किया और इस बार यूपी के 3 दिन के दौरे पर 3 जिलों में जाने की तैयारी है। आज अयोध्या के रुपौली में कार्यक्रम है, कल सुल्तानपुर जाएंगे और 9 सितंबर को बाराबंकी। यानी अब तक ओवैसी के जितने दौरे हुए हैं वो सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में रहे। अयोध्या की रुपौली सीट भी मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है। यहाँ AIMIM ने अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। ओवैसी को मुस्लिम वोट बैंक से उम्मीदें हैं, जैसे बिहार के सीमांचल में हुआ। मुस्लिम वोटरों की बदौलत पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन बंगाल में वो फॉर्मूला नाकाम रहा। अब तैयारी है कि यूपी में खाता खोला जाए। जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के जरिए समाजवादी पार्टी भी सत्ता के शिखर तक पहुंची। एक वक्त में कांग्रेस का भी यही जनाधार रहा, लेकिन बदलते वक्त को ओवैसी भुनाने की फिराक में है। उसी दम पर पार्टी 100 सीटों पर फाइट करने जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी में अब अतीक अहमद की पत्नी शामिल हो चुकी हैं। चुनावी दांवपेच का दायरा भी अब गठबंधन पट्टी का है, लेकिन AIMIM किसके साथ आएगी, किससे तालमेल होगा, ये सब अभी विचाराधीन है। लेकिन एक बात तो साफ है कि मुस्लिम समाज से ओवैसी को इस बार काफी उम्मीदें हैं। तभी तो उन्हें अयोध्या की बजाय फैजाबाद कहना ज्यादा पसंद है। फैजाबाद लिखा गया है, आप अयोध्या क्यों नहीं लिखवा रहे? लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है उसमें। हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों? अरे भाई, फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? यूपी में वोट के लिहाज से मुस्लिम आबादी काफी प्रभावी है। राज्य में मुस्लिमों की संख्या 3 करोड़ 85 लाख है। 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम फैक्टर अहम है। 70 विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसी भरोसे ओवैसी 2022 में कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक ब्यूरो। और लखनऊ में मायावती ने भी अपनी चुनावी अभियान का आज आगाज किया। यह शुरुआत हुई तो एक प्रबुद्ध सम्मेलन में उनके संबोधन से। यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने अपने राजनीतिक एजेंडे की नई तस्वीर को पेश किया। ब्राह्मण वोट को किस तरह वो अपनी ओर मिलाना चाहती हैं, सुनिए।
अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मायावती ने मिशन यूपी का आगाज मंत्रोच्चार के साथ किया। मायावती ने योगी से टक्कर लेने की रणनीति का ऐलान कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। तो मिशन यूपी पर ओवैसी भी निकल पड़े। 2022 के चुनाव में विपक्ष की ओर से आज 2 बड़े दावे हुए। लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा तो बयानबाजी भी तेज हो गई, दावे भी उतने ही धारदार। मायावती और ओवैसी ने अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए लुभावने दावे कर डाले। एजेंडा तो पहले से तय था। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के आखिरी दिन लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मायावती ने अपनी रणनीति का ऐलान भी कर दिया। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया। दावा किया कि यूपी के सभी जिलों के ब्राह्मण प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मायावती ने 2007 के चुनाव को याद किया। तब ब्राह्मण और दलित वोटों की बदौलत ही बीएसपी ने कुर्सी हासिल की थी। अब मायावती भरोसा दिला रही हैं कि सत्ता में लौटी तो ब्राह्मणों के कल्याण में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती की इस उम्मीद के 2 सूत्र हैं, एक दलित और दूसरा ब्राह्मण। वही फॉर्मूला जो 2007 में काम कर गया था, लेकिन 2012 के चुनाव में मायावती का वो फॉर्मूला काम नहीं आया। कुर्सी छिन गई। धीरे धीरे बीएसपी का दलित वोट बैंक भी बढ़ गया। बीजेपी को उसका फायदा हुआ तो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन एक बार फिर मायावती अपने पुराने फॉर्मूले और जनाधार की बदौलत ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देख रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। बीएसपी का प्लान है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी हर एक विधानसभा में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करेगी। ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा इसका नेतृत्व करेंगी। ब्राह्मणों के साथ साथ पार्टी क्षत्रिय और ओबीसी समाज को भी साथ लेकर चलने का संकल्प दोहरा रही है। यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण वोट बैंक काफी अहम रहा है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% है। कई विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। 12 जिलों में तो 15% से ज्यादा इनकी आबादी है। बीते चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 56 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और उनमें से 44 तो बीजेपी के प्रत्याशी थे। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर
मायावती आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया है, बीजेपी उनकी नकल कर रही है। बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का बीएसपी ने सियासी शतरंज की बिसात पर अपना पहला चाल चल दिया है। इसके साथ ही यूपी की सियासत में वोटरों को लुभाने की राजनीति तेज होने लगी है। मायावती ने आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में 2022 का अपना राजनीतिक एजेंडा साफ कर दिया। ये साफ साफ जता दिया कि 2022 के चुनाव में उनका समीकरण दलित, ब्राह्मण और पिछड़े होंगे। ब्राह्मणों पर खासा जोर होगा और जिस तरीके से उन्होंने ये बात साफ कर दी कि उनके लिए इस बार गवर्नेंस होगा, ना कि प्रतीकों की पूजा। यानी कि साफ साफ कहा कि ब्राह्मणों को तवज्जो मिलेगी, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा और साथ साथ अगर इस बार सरकार बनती है तो कोई स्मारक, कोई प्रतिमा नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस होगा। यानी कि मायावती सीधा संदेश ब्राह्मणों के साथ साथ उस वर्ग को भी भेज रही हैं कि इस बार उनके लिए गवर्नेंस ही प्राथमिकता होगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।